आदाब नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आमिर हसन। नाजरीन, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तिलक रोड पर एक इमारत है जिसे हम अदालत उज़्मा या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यह इमारत हिंदुस्तान के आईन और कानून की पासदार है। हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उसे लगता है कि सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, तो इस इंसाफ के मंदिर का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इंसाफ का यह मंदिर 1950 से जारी और सारी है। इस इमारत की इंसाफ की जो देवी है वो तराजू के दो बराबर के पलड़े लिए हमेशा खड़ी रहती है, 24 घंटे। आंखों पर काली पट्टी बांधे, किसी कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क किए बगैर यह इमारत इस मुल्क के जमहूरी अक़दार की मुहाफ़िज़ है। मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर रहने वाला एक आम आदमी, एक आम शख्स जो इस मुल्क के हुदूद में रहता है, उसे यहाँ इंसाफ ज़रूर मिलेगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई, किसी मजहब का हो या किसी ज़ात और बिरादरी का। नाज़रीन, इस कोर्ट की दरो दीवार से इंसाफ की उम्मीदें वाबिस्ता हैं। आइन और कानून की नदियाँ इसी इमारत से रवां होती हैं। इस मुल्क का चाहे कितना बड़ा ताकतवर सियासतदान हो या अफसर हो, वो इस कोर्ट के ताबे होता है। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान हुकूमत, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब हुकूमत, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न जाने कितने केसेस हैं जिसमें एक तरफ ताकतवर हुकूमत खड़ी थी और दूसरी तरफ एक आम आदमी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि अदालत के कटघरे में सब बराबर हैं। जो मजलूम होगा उसे इंसाफ मिलेगा और जो गलत होगा उसके साथ वही सलूक होगा जो इस मुल्क का आइन और कानून कहता है। नाज़रीन, हमारे दरमियान इसी सुप्रीम कोर्ट के एक मारूफ वकील शाश्वत आनंद जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो हमें इंसाफ के रास्तों के बारे में बताएंगे, कोर्ट की जानिब से तमाम तर कार्रवाइयों के बारे में हमें जानकारी देंगे। अगर आपके कोई मसाइल हैं, किसी केस के सिलसिले में आप घिरे हुए हैं, परेशान हैं, चाहे वो किसी सिविल कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, कैसे भी मसाइल हों, आप एडवोकेट शाश्वत जी से पूछ सकते हैं, अपने मसाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शाश्वत जी, बहुत इस्तकबाल करता हूं न्यूज़ 18 के इस खूबसूरत से प्रोग्राम वकील साहब में। सबसे पहले जनाब ये जानना चाहता हूं कि चूंकि अभी मुल्क में अजीब व गरीब सूरत हाल है, थोड़ी सी हो जाती है इस तरह की चीज़ें, तो सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है या लोग अपने जज्बात का इजहार, अपने गुस्से का इजहार कर दिया जाता है सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए। कितना सही है और कितना गलत? अब इसको सही या गलत में तो नहीं तौला जा सकता, क्योंकि तमाम तरह के आज के टाइम पे जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, इसको एज ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो अब सारी न्यूज आज के टाइम पे जितना इंफॉर्मेशन है, जितना कंटेंट है, सारा का सारा इंटरनेट पे है, हमारे लैपटॉप पे या तो हमारे मोबाइल फोन पे या सोशल मीडिया के थ्रू हमको मिल रहा है। तो उसमें से बहुत सारी जानकारी है जो कि सच होती है, बहुत सारी जानकारी होती है जो झूठ होती है। तो उसमें अगर हम कुछ अच्छी चीज हमें मिली, कोई सही जानकारी मिली, तो वो हम शेयर कर देते हैं, तो वो तो ठीक कहा जाएगा। लेकिन कोई गलत चीज है जिसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज भी जिसको कहते हैं, वो हमने शेयर किया तो उससे प्रॉब्लम पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो जरूरी हमेशा यही है कि एज अ सिटीजन हम उसको वेरीफाई करें। कोई भी चीज अगर हम शेयर कर रहे हैं तो अच्छी या बुरी है, तो हम उसको वेरीफाई करें और तभी उसके बाद हम उसको शेयर करें। मेन तो यही है। अदरवाइज अगर हम तो हम नहीं कह सकते कि शेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सबका हक है, हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं कि आप कोई चीज शेयर ना करें। पर शेयर करने के पहले इतना चीज तो ध्यान रखना चाहिए कि वो, क्योंकि फेक न्यूज आप जहां शेयर करेंगे और उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कल को आपको जेल जाने का भी खतरा बन सकता है। तो ये चीजों को समझते हुए तो वेरीफाई करके ही जो कोई चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे बीच में आपने कहा कि हर एक को आज़ादी है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इजहार राय की आज़ादी तो सबको है, लेकिन इसकी एक हद मुकर्रर है, उस हद के पार जो है किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है या लिखता है तो उसकी क्या सज़ा हो सकती है, उसके बारे में क्या कहता है हमारा आइन कानून? अब इसके ऊपर तो तमाम आईपीसी में इसमें सेक्शंस हैं। इसमें बहुत जगह पे तो सेडिशन भी लगा दिया जाता है कि अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ बोला, जैसे किसी ने अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद या इस टाइप की चीजें कहीं अगर लिख दी सोशल मीडिया पे, तो उसके ऊपर भी लग जाते हैं सेक्शंस। पर
आज के टाइम पे हमारे कंट्री में जो लॉ है वो इतना काफी अपग्रेड हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खासकर, पर वो अपग्रेडेड लॉ अभी तक वो नीचे जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उन तक नहीं पहुंच पाया है जी तो अब जैसे बात हम कर रहे थे देशद्रोह वाले कानून की, राजद्रोह जिसको कहते हैं, सेडिशन जिसको कहते हैं, सेक्शन 124 AIPC। जी अब केदारनाथ सिंह का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उसको चैलेंज किया गया। तो केदारनाथ सिंह के केस में इस समय अभी भी रिसेंटली भी चैलेंज हुआ है, वो अभी पेंडिंग है मामला। तो केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उसको बचाया था कि क्योंकि वो जो सेडिशन है वो सिर्फ बोलने की आजादी पे रोक लगाता है, कोई भी हम बात कह रहे हैं वर्ड से, साइंस से, एक्सप्रेशन से या जेस्चर्स से, तो उसके ऊपर वो आजादी लगाता है, जो कि उसके ऊपर रोक लगाता है जिससे हम कोई डिसअफेक्शन में ले आए इंडियन गवर्नमेंट को या डिसलॉयल्टी क्रिएट करे उसके खिलाफ। तो ये सिर्फ बोलने की आजादी पे हमला करता है ये सेक्शन। तो इसको लेके चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 19(1) है हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो जो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, तो उस राइट के वो खिलाफ है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में, उस राइट के वो खिलाफ है। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, सबको बोलने की आजादी है, उस राइट के वो खिलाफ है। इन चीजों को लेके उसको चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना एक लेवल पे कि हाँ ये कानून गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिचुएशन हमारे कंट्री की इस तरह की है कि कभी भी हमारे यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट होते रहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। हमारे सोसाइटी में तो एक तरह के लोग नहीं रहते, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी इस तरह की पाबंदी हमको लगाना जरूरी है। तो उन्होंने उसमें उस सेक्शन को रीड डाउन किया। अब रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल ये होता है कि उस सेक्शन को उन्होंने रिटेन किया, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन लगा दी। उसमें उन्होंने ये कर दिया कि अगर कोई इस तरह की बात बोलता है और उसके साथ वायलेंस हो जाता है, कि किसी ने बोला और इमीडिएटली वायलेंस हो गया, तब तो वो सेक्शन लगेगा, अदरवाइज वो सेक्शन नहीं लगेगा। अगर किसी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोला या कोई इस तरह की कोई स्पीच दे दी कहीं पे, या कुछ जो देश के खिलाफ कुछ बयानबाजी की और इस तरह की स्पीच दी, और उसके स्पीच देते ही वहां पे वायलेंस भड़क गया और लोग बवाल मचाने लगे उसी के बाद, तब तो वो सेक्शन अप्लाई करेगा बिल्कुल। लेकिन अगर वो सिर्फ स्पीच है तो सिर्फ स्पीच पे रोक नहीं लगाई जा सकती। ठीक है वकील साहब, बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो जी, नाम बताइए। जनाब मेरा नाम वसीउल्लाह, जनाब मैं दिल्ली से बोल रहा था। जी पूछिए जनाब। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था, ये आजकल जो एक सुप्रीम कोर्ट और इसका मसला चल रहा है, इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। सवाल वाज़ेह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मसला? सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मसले हैं। नहीं, जैसे कि ये ज्ञानवादी के लेके इसके एक मसला, तो उसके पूछना चाह रहा था। ओके बात हो सकती है कोई आपसे? ठीक है, और भी कोई सवाल है आपके? हाँ, इस बारे में बात हो सकती नहीं हमारी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं, इस बारे में बात हो सकती नहीं हमारी। वकील साहब आपको सुन रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ जब मैं ज्ञानवादी का जो उन्होंने ये एक ऑर्डर दिया था ना, उसका क्या नाम है, सिविल का, जी सिविल का एक ऑर्डर दिया था कि भाई वो 1 घंटे में उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। तो क्या ऐसा हो जाता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में बिना दूसरी को पार्टी को बुलाए ऑर्डर दिया जा सकता है कि सील कर दो उस जगह को? कोई भी मैटर हो या कोई भी मैटर हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा होता तो नहीं है। मैं कानून में और आपसे मशवरा करना चाह रहा था मैं तो आपसे। ठीक है वकील साहब, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐवान में रहते हैं तो जरूर जवाब देंगे इस सवाल का। अब इन्होंने जो ये सवाल का, ये इनका कोई पर्सनल क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, 1 घंटे में दे देता है बिना सुने, ऐसा तो नहीं होता। वो सबको सुना ही जाता है, सारे वकील वहां पे होते हैं। तो 1 घंटे में हो, वो 1 मिनट में भी फैसले दे दिए जाते हैं, 10 सेकंड में भी दे देते हैं जी। तो ऐसा नहीं है, वो सब सोच समझ के दिया जाता है। और ये मामला जो है ये अभी पेंडिंग है कोर्ट में, अभी ये चलेगा 10 साल अभी और चलेगा कम से कम। तो इस पे हम लोग अभी ना ही कमेंट करें तो तभी अच्छा है। बिल्कुल सही कहा वकील साहब आपने कि चूंकि इस तरह के मामले हैं, अदलिया उसे देख रही है और जाहिर है कि वकला इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, दोनों तरफ के पक्ष हैं, तो इसके बीच में कुछ कहना जो है बिल्कुल ही मेरे ख्याल से जायज़ नहीं होगा। और जो भी चीज़ें हैं वो जो वकील साहब अगर आपको खुल के भी कोई चीज़ बोले तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें, चाहे वो आप पार्लियामेंट की बात लेकर के आएँ 1991 वाली, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर के आएँ, वो सारी चीज़ें दुनिया को मालूम है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, बेहतर होगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हुकूमत और मुल्क
एक गवर्नमेंट और एक मुल्क में, दोनों में फ़र्क है सर। तो ठीक है, अगर किसी ने मुल्क के ख़िलाफ़ बोला तो जाहिर है कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गलत है, लेकिन अगर कोई शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बोलता है तो वो किस ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा? अब जैसा आपने कहा, ये बहुत सही डिस्टिंक्शन आपने लिया कि कंट्री और नेशन और गवर्नमेंट नेशन की, जी, वो तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे हमने जो सेडिशन की बात की, तो सेडिशन का जो कानून है वो असल में राजद्रोह है, ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून है, आईपीसी जो है। तो उसमें ये उन्होंने इसलिए बनाया था कि जो इंडियंस उस समय फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोला करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने ये चीजें बनाई थी। इसको तो ये महात्मा गांधी के ऊपर भी ये लगा, इसमें इनको शायद 2 साल की सजा भी हुई थी। तो और तमाम फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर ये लगा सेडिशन। तो अब इसी सेक्शन में, सेडिशन के ही सेक्शन में, ये सेडिशन का सेक्शन असल में गवर्नमेंट को लेके ही बना हुआ है कि गवर्नमेंट को अगर कोई इस तरह से बोलेगा, उसके खिलाफ डिसलॉयल्टी या डिसअफेक्शन क्रिएट करने की चीजें बोलेगा, तो उसके ऊपर ये सेक्शन लगेगा, जिसमें उम्र कैद, सजाए मौत सब दिया हुआ है। अब इसमें ही एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के किसी एक्शंस को, कोई उनके डिसीजंस को, या किसी और जो पब्लिक मैटर्स हैं उन इश्यूज पे अगर हम कोई कमेंट करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं, सरकार की उसमें बुराई करते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसे केस में सीधी सी बात है, अगर हेल्दी डिस्कशन है, डिबेट है, क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी बिना क्रिटिसिज्म के तो नहीं चलेगी, दोनों साइड से क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए और अपना भी लोग पक्ष रखें, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चेंज होती रहती है, कल को कौन सी गवर्नमेंट आ जाए किसी को नहीं पता होता। तो क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है हमारी डेमोक्रेसी को ग्रो करने के लिए एक हेल्दी वे में। तो ये क्रिटिसिज्म ही जो का राइट जो है वो इसी सेक्शन में दिया हुआ है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डिसलॉयल्टी और डिसअफेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। उसको भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें भी आप बोलिए जितना आपको बोलना है, पर उसके साथ अगर वायलेंस हो गया तो आप तब इस सेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन अगर वायलेंस नहीं हुआ है तो जो केदारनाथ सिंह का जजमेंट है उसके हिसाब से आप को बोलने की पूरी आजादी है कंट्री में। यहां तक कि अब जैसे हमारे देश में तो अभी कम है, अभी धीरे धीरे हमारा डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में तो यहां तक है, आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा जला दीजिए। आप यहाँ पे इमेजिन आप नहीं कर पाएंगे कि कोई भारत का झंडा जलाए, वो तो उसकी तो लिंचिंग हो जाएगी पब्लिक में। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में आप यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा जला दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ब्रैंडनबर्ग का केस हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें एक इंसान का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ये इन्होंने झंडा जलाया, इनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो झंडा इनको ये प्रोटेक्शन दे रहा है, वही झंडा इनको राइट, जो झंडा इनको जेल में डाल रहा है, जो झंडा इनको प्रोटेक्शन दे रहा है, वही झंडा इनको ये राइट भी देता है कि ये उसको जलाएं। ये झंडा खुद इनको राइट देता है कि मुझे जला दो, अगर तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है, अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, अपनी कोई आप अपनी कोई पीड़ा को जाहिर करने के लिए आप अगर जला रहे हैं तो आप जला सकते हैं। तो ये एक डेवलप्ड डेमोक्रेसीज का ये फीचर होता है, एक जो राइट टू प्रोटेस्ट है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है। तो बस एक कानून के दायरे हैं, बस हमको यही फाइन लाइन होती है जहां पे कोर्ट्स को ये डिसाइड करना होता है कि कहां पे वो कानून के जो है से हिट हो जा रहा है, जहां पे वो उसमें पकड़ने की बात आ जाएगी, अप्लाई कर जाएगा लॉ, और कहां पे नहीं होगा। पुलिस तो लगा देती है अपने आप, फिर बाद में लोग बरी होते हैं, तमाम जगह पे छोड़े जाते हैं। तो जैसे हमने पहले कहा कि ये कानून तो बहुत अपग्रेड और डेवलप हो गए हमारे कंट्री में बहुत पहले से, लेकिन ये पुलिस थानों तक नहीं पहुंचा है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसे आपने कहा कि वहाँ तक नहीं पहुँची है ये बात, और पहुँचनी भी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी शख्स पे पुलिस ने कई धाराएं लगा दी और वो कोर्ट उसे कितना मानती है, पुलिस ने तो लगा दी, फिर कोर्ट के नज़दीक जाने के बाद क्या होता है? अब जैसे जिसके ऊपर भी कोई इस तरह के सेक्शंस लगे या ऐसे सेक्शंस लग गए जो नहीं लगने चाहिए थे, तो वो हमेशा वो उन लोगों के पास ऑप्शन होता है कि कोर्ट के अंदर एफआईआर की कोशिंग के लिए एक पिटीशन फाइल करें। तो कोर्ट को जहां पे लगता है कि अगर कोई सेक्शंस मेड आउट नहीं है या एफआईआर में ऐसी कोई बात नहीं है जो सेक्शन को अट्रैक्ट करती है, तो कोर्ट उस सेक्शंस को कॉश कर देती है, एफआईआर को भी कॉश कर देती है। और चार्जशीट भी जहां जहां फाइल हो जाती है सेक्शंस में तमाम, वो चार्जशीट भी कॉश हो जाती है।
तो ये सारे राइट लोगों के पास दिए गए हैं। वो सेक्शन 482 सीआरपीसी में होता है जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद। अदरवाइज लोग बेल में जाते हैं तो बेल में भी कोर्ट्स ये ऑब्जर्व करती हैं कि ये सेक्शन लगा दिया है तो बनता ही नहीं है सेक्शन इस तरह से। तो अभी कुछ दिन पहले की अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि जिसमें किसी के घर में कुछ इलीगल आर्म्स मिले थे, तो इलीगल आर्म्स मिलने के ऊपर उसके यूएपीए लगा दिया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक्ट, जो कि टेररिस्ट एक्ट से डील करता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये कहां से जायज है, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इलीगल आर्म्स मिलने पे आप यूएपीए लगा दे रहे हो, किसी को टेररिस्ट बता दे रहे हो सकता है वो इलीगल आर्म्स उसने अपना किसी मौज मस्ती के लिए किया हो, कुछ अपना जो लोग ये हंटिंग वगैरह करते हैं या इस तरह से की चीजें करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई इस तरह की चीजें कर रहा तो आप सारे सेक्शंस उस पर अप्लाई कर दो। तो तभी हमने कहा कि वो पुलिस के हाथ में होता है, पुलिस का जो मर्जी उसको लगा देते हैं, क्योंकि पुलिस उतने अब अगर उन्हें ज्यादा बेहतर एजुकेट किया जाए एक लॉज को लेके तो तब तो और बेहतर हमें तस्वीर देखने को मिलेगी। अदरवाइज तो अभी सिटीजन्स को तो अभी कई साल झेलना पड़ेगा ये सब चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने। सुशांत नहीं, शाश्वत जी, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की तरह शाश्वत जी दिखते हैं, दोनों एक जैसी शक्ल है दोनों की, हीरोइक, लेकिन शाश्वत नाम है, माफ कीजिएगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी शख्स ने जाने अनजाने में गलती कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था, अब उसके घर वाले परेशान हैं और उस शख्स को भी पछतावा है, तो अब उसके घर वालों को क्या करना चाहिए, आगे का प्रोसेस? अब जैसे अब घर वाले भी हैं तो कई जगह पे पैरवी घर वाले ही करते हैं। अब इंसान अगर जेल में है, उसने कोई गलती किया है, तो उसकी जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ाई तो घर वाले ही लड़ते हैं, क्योंकि वो जेल में है तो ना उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ना उसके पास इतनी ताकत है, ना इतनी पहुंच है कि वो कुछ कर सके। तो वकील से संपर्क करना और कोर्ट में जाके पैरवी करना, हर तारीख पे पैरवी करना, ये सब चीजें, तो अब उसका जो फाइनेंशियल खर्च आता है, फीस आती है, ये सब आता है, तो वो उठाना तो फैमिली करती है। तो ज्यादातर लीगल रेमेडीज में तो बिना फैमिली के तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका कोई नहीं होता दुनिया में, वो तो सालों साल जेल में पड़े रहते हैं, जबकि उनकी सजा बहुत कम होती है, या वो थोड़े ही पैसे दे के बेल भर के बाहर आ सकते हैं। पर वो बहुत ऐसे केसेस में देखा जाता है कि वो सालों से जेल में पड़े हुए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो इसमें तमाम एनजीओ वगैरह काम करते हैं, वो जाके उनको बताते हैं कि आपकी ये राइट्स हैं, ये रेमेडीज हैं, तब उनको ये पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है उनके लिए। तो और ज्यादातर ये कानूनी लड़ाई तो फैमिली ही लड़ती है, और बहुत जगह तो सफर भी फैमिली करती है। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, कोई गलत ऑफेंसेस कर दिए कुछ, तो अब जैसे अभी यूपी में देखा गया कुछ दंगा वगैरह हुआ, उसमें वायलेंस हुआ, तो उसमें अब कुछ लोगों का नाम आ गया, कुछ लोगों ने तो सही में किया होगा, कुछ लोगों का जबरदस्ती उसमें नाम आ गया, अब पुलिस ने लगा दिया। अब लेकिन घर तो सबका तोड़ा जा रहा है, बेघर तो सारे घर वाले हो रहे हैं, तो सजा एक आदमी की मिल रही है पूरे घर को। तो ऐसा तो अब फैमिली का होने का मतलब यही है कि अब झेलना तो पड़ेगा सबको, चाहे अब लड़ाई लड़नी पड़े साथ में, चाहे साथ में झेलना पड़े। तो ये अभी हम सामने ही हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं सालों साल, और वो छूट सकते हैं, हालांकि चाहे वो छोटी मोटी रकम के बदले हो या किसी और ज़रिए से हो। तो हुकूमत और हमारा कानून कभी किसी के साथ, हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत किसी के साथ गलत करे, लेकिन कानून गलत नहीं कर सकता। सर, ये बहुत सोच समझ करके बनाया गया है, तो कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि ऐसे लोगों को दूसरे तरीके से जो है छोड़ा जाए, या उनको मौका दिया जाए कि अगर तुम्हारे ऊपर 10,000 है, 20,000, 50,000 है, तो चलो तुम 5 साल 1 साल के अंदर 50,000 जमा कर देना बाहर जाके, या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। इसमें जो हमारे ये हम इस पे जो हमारे कंट्री में क्रिमिनोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है और पेनोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। क्रिमिनोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वो होता है कि जो क्राइम के पीछे की जो फिलॉसफी है उसको डील करता है, और पेनोलॉजिकल जो पनिशमेंट के पीछे की फिलॉसफी है उसको डील करता है। तो जो हमारे ये क्रिमिनोलॉजिकल और पेनोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये हमारे कंट्री में जो पनिशमेंट की थियरीज हैं वो 2 मेन अप्लाई करती हैं इसके अंदर। तो एक तो हमारी अप्लाई करती है डिटरेंट थियरी, और दूसरी अप्लाई करती है रिफॉर्मेटिव थियरी। तो डिटरेंट थियरी का ये है कि ऐसी सजा दो कि इसकी दोबारा हिम्मत ना पड़े कि ये कभी उस तरह के ऑफेंस को रिपीट कर सके, उस तरह के गलत काम को रिपीट कर सके, और उससे समाज में भी एक डर जाए कि इस तरह का इसने काम किया तो देखिए इसकी ये हालत हुई, अब दोबारा कोई और इस तरह का काम करने का सोचेगा तो उसकी भी यही हालत होगी। तो ये कहते हैं इसको डिटरेंट थियरी। तो हमारे देश में जैसे सजाए मौत का आज भी प्रावधान है, तो वो इसी वजह से है
लोगों को के अंदर डर बैठाने के लिए कि आप इसने इस तरह का काम किया तो इस तरह की इसको सजा मिली, डिटर करने के लिए लोगों को, और उस इंसान को भी करने के लिए कि वो दोबारा उसको ना कर सके। अब सजाए मौत में तो नहीं कर सकता, लेकिन और भी जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं उसमें भी होता है कि 20 साल की सजा, लंबी लंबी सजा दे दिया तो वो दोबारा छूटेगा भी तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कभी उस तरह की चीज रिपीट करने। तो ये तो हमारी हो गई डिटरेंट थियरी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा जो है एक ह्यूमैनिटेरियन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है इसके पीछे, तो हम लोग एक रिफॉर्मेटिव थियरी भी हम लोग रखते हैं, जो कि हमारा अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से आया है। ये अमेरिका में रिफॉर्मेटिव थियरी चलती है, तो वहां से हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव थियरी आई है, जहां पे हम ये बिलीव करते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो उसके अंदर सुधरने की कैपेसिटी होती है। तो इसलिए हमेशा इसमें हमारे लॉ में जैसे बेल का प्रोविजन है कि लोग बेल पे बाहर आ जाते हैं, बहुत उन्होंने स्ट्रिंजेंट कोई प्रोविजन उनके ऊपर लगे हुए हैं, बहुत संगीन धाराओं के अंदर जेल में है लेकिन फिर भी बेल पे आ जाते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले शायद राम रहीम जी जो है उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं, वो अभी शायद उनको 1 महीने की पेरोल मिली है, तो बेल का प्रोविजन है, पेरोल का है। तमाम और इस तरह से लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े स्कैम में, घोटालों में होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारा एक ह्यूमैनिटेरियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही एक रिफ्लेक्शन है। कुछ लोगों को ये चीज बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लग सकती है, तो दोनों ही इसके पहलू हैं। क्योंकि अब हम कभी ये नहीं उम्मीद छोड़ सकते कि कोई इंसान सुधर नहीं सकता, गलती की उसको, उसकी सजा तो उसको मिल ही रही है, पर साथ ही साथ हम ये उम्मीद भी करते हैं कि वो सुधर भी सकता है। तो इसलिए बेल का प्रोविजन होता है, पेरोल का प्रोविजन होता है, फरलो का प्रोविजन होता है कि हम उसको कुछ कुछ टाइम के लिए सोसाइटी में बाहर छोड़ते हैं। और इसलिए जैसे जेलों में काम भी कराया जाता है तमाम तरह का, कि ये लोग जब दोबारा सोसाइटी में जाएं तो सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकें, तो उनको तमाम तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, मजदूरी कराते हैं और कपड़ा सिलना, ये इस तरह की चीजें, ये सब भी कराया जाता है ताकि उस लोग सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सके। तो कितना भी किसी ने गलती किया हो, कभी ये उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। और ये करते करते हमारे यहाँ पे ये है कि क्रिमिनलिटी इस तरह से हम कम करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ सजा दें तो एक इंसान के अंदर एक रेट्रीब्यूटिव इंस्टिंक्ट भी आ सकता है, बदला लेने की भावना कि मैंने ऐसा किया और मेरे साथ ये हुआ, मैं और दिखा दूंगा करके। तो एक, ताकि ये इस तरह की नेगेटिविटी ना लोगों के अंदर पैदा हो, एक पॉजिटिव वे में वो अपने को डील कर सकें और उनके अंदर सोसाइटी में दोबारा वापस घुलने मिलने की कैपेसिटी हो सके। तो इसके लिए हम ये बेल का प्रोविजन, फरलो का प्रोविजन, और बहुत जगह पेरोल मिल जाता है, बहुत जगह पे सजा माफ भी हो जाती है, बहुत जगह तो डेथ पनिशमेंट होता है वो भी कम्यूट करके कम कर दिया जाता है, बहुत जगह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है वो भी कम कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली जो जिनका लोग का जो कन्विक्ट है राजीव गांधी जी के मर्डर के केस में, उनको भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बेल पे बाहर छोड़ा है। तो इस तरह से कभी भी हमारे यहाँ पे ये उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती कि इंसान ने, अगर उसको पनिशमेंट मिल गया है एक सफिशिएंट लेवल का, तो हम उसको कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दें ताकि वो अपनी जिंदगी बाहर भी जी सके और उसका एक रिफॉर्मेशन का उसके अंदर इंस्टिंक्ट हो। बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को देखना भी चाहिए कि क्या वो जो है समाज में घुल मिल करके नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं कि नहीं, और ये सही भी है। हर एक से उम्मीदें रखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी शख्स ने अगर एक बार गलती की तो वो ज़िंदगी भर गलती करता रहेगा। बहुत सारे तरीक़े हैं, तो कानून तो अपने जो तरीक़े हैं, कानून उसी रास्ते पे चलेगा और ये बेहतर भी है। नाज़रीन, जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं शाश्वन जी से, जो भी आपके सवाल हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ के बारे में उसी पे ही आप सवाल करें, कोई भी आपके सवाल हो सकते हैं। लेकिन आप कॉल करने से पहले आप कॉल करते रहिए, हम उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द होते हैं हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
60 शायरात का ऑनलाइन मुशायरा। जिस्म तो उसका बाद में पानी में डूबा, पहले दिल की सब उम्मीदें डूबी थी। एक बदन, एक सफर, एक गुमा और मैं, आसमां दूर तक बेनिशां और मैं। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, तू जाना चाहता है तू गले लगा कर जा। मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतजार करूं, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा। कारवाने सुखद नामवर शायर शकील जमाली के साथ देखिए इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम वकील साहब में। हमारे दरमियान सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील शाश्वत जी हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब बखूबी दे रहे हैं। और मैं आप सभी नाजरीन की जानिब से भी कुछ सवालात लेकर के आया हूं जो मैं करना चाहता हूं। शाश्वत जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। एक बहुत ही अहम सवाल जो चूँकि फेक न्यूज़ या न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपना कंटेंट तैयार करता है, डाल रहा है, तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पे आप रोशनी ज़रूर डालिए। लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर हैं जिसे हमें सबसे पहले लेना ज़रूरी भी है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, किन से बात हो रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा था जी ये सर, मैं ये कह रहा था कि हालात जो इस टाइम हमारे चल रहा है ना, इधर ये तोड़ फोड़ के चल रहा है देश के अंदर, हमारे पूरे मुल्क पे चल रहा है जी। तो सर ये यूपी में भी यही हो रहा है, होने लगा, 5-6 शहरों के अंदर हो गया यूपी में भी। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे वकील साहब कि योगी जी उन पर भी वही कार्रवाई करेंगे जो पत्रवादियों के साथ कर रहा है? तो ये सवाल आपका नहीं, ये सवाल तो खैर वही बताएंगे, हुकूमत के लोग ये बताएंगे। सवाल इनका योगी जी से पूछना इनको चाहिए जाके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कोई दूसरा सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। मेरे ख्याल से जो है ये सवाल तो जाहिर है कि यहाँ पे जो है बैठे जो वकील जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आपके मसाइल के रूबरू जो जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आप सामना करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अगर किसी केस में आप फंस गए हैं या किसी तरीके की कानूनी उलझनों में आप फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में जो है कानूनी तौर पे मदद करेंगे जनाब शाश्वत जी। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, कानून क्या कहता है, उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन हुकूमत के बारे में तो हुकूमत का नुमाइंदा बता सकता है, या जिसके अंडर में वो हुकूमत है वो बता सकता है। तो ये सवाल फिलहाल के लिए हम रखेंगे, लास्ट में इसी से मिलता जुलता आपका सवाल ज़रूर रखेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा तो, कि कानून क्या कहता है इसके बारे में। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि कंटेंट क्रिएटर फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो कंटेंट तैयार करता है, जाहिर है कि एक यूथ जो हमारे मुल्क का है वो बहुत ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, और जाहिर है कि उन्हें ये जानना चाहिए कि कंटेंट तैयार करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कानून का उल्लंघन न हो। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें जैसे अभी हमारे कंट्री में कोई पुख्ता लॉ इसके ऊपर नहीं है कि जो आईटी सेक्टर को रेगुलेट करे खासकर, और जो ये इंटरनेट वगैरह पे जो क्राइम होते हैं उसको पूरी तरह ठीक तरीके से रेगुलेट कर सके। हमारे कंट्री में इसके ऊपर अभी कोई खास लॉ नहीं है। एक लॉ है जिसका नाम हम जानते हैं आईटी एक्ट के तौर पे। पर आईटी एक्ट जो था ये बनाया गया था ई कॉमर्स जब आया, जैसे हमारे कंट्री में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस टाइप की चीजें जब ई कॉमर्स आया, तो ये वहां पे वीपो में जो वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेड वगैरह को जो डील करता है, ये वहां पे ये एक इंडिया ने साइन किया था ये कन्वेंशन कि हम इस तरह का लॉ अपने यहाँ बनाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में ई कॉमर्स आ रहा। तो उस टाइम पे ये ई कॉमर्स को फैसिलिटेट कराने के लिए ये आईटी एक्ट बना था। अब साथ ही साथ इन्होंने उसमें कुछ एक प्रोविजंस डाल दिए जो साइबर क्राइम से डील करते, पर ये कोई स्पेशलाइज्ड लॉ नहीं है जो कि साइबर क्राइम से डील करे। तो इसमें कुछ चीजें तो हैं कि उसमें आपने कुछ र्यूमर सर्कुलेट कर दिया जो कि फेक न्यूज है, या आपने जैसे किसी की फेक आईडी बना ली कि हमने आपके नाम से कुछ आईडी बना के कुछ लिख दिया उल्टा सीधा, या आपके तरह बन के हमने कुछ कर दिया, तो उस पर सजा है ये सब।
और जहां पे नहीं होता कुछ तो वही हमारी पुरानी 1860 की जो इंडियन पिनल कोड है वही अप्लाई हम कराते हैं कि जो रियल लाइफ में हम ऑफेंसेस अगर कर रहे हैं, सिमिलर नेचर के ऑफेंसेस अगर हमको साइबर स्पेस पे मिल गए तो हम वो अप्लाई करा देते हैं। जी बिल्कुल, तो इन इस बातों पे को हम जारी रखेंगे। एक कॉलर को बीच में जोड़ेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो, साइबर स्पेस पे मिल गए तो हम वो अप्लाई करा देते हैं। हेलो, टीवी की आवाज बंद रखिए जनाब, क्योंकि आपकी आवाज से ज्यादा टीवी की आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। जी मोहतरमा पूछिए। हेलो, हाँ वकील साहब, सुन रहे हैं वकील साहब? हेलो वकील साहब, ऐसा वसीयत के बारे में मुझे बात करनी थी। 2008 में एक लड़का, बेटी का लड़का बगैर मालूम है वसीयत हमारे ससुरे से बना लिए, वो पढ़ के नहीं थे। अब बाद में बेटे को फिर वसीयत बना दिया उन्होंने, अब रजिस्ट्री भी कर दिए, टैक्स भी हो गया, 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। अब वो सिविल में चल रहा केस, 5 साल हो गए, उसका कुछ भी फैसला नहीं है। फिर वो सब वकील बोल रहे बात की वसीयत चलती, रजिस्ट्री हो गई, सब हो गई, अब कुछ भी नहीं होता है, केस के बारे में बोल रहे हैं। मगर अब हम समझ में, केस तो चल रहा है, अब हमारे भी खर्चे आ रहे हैं, उनके भी खर्चे आ रहे, उसके बारे में बात करनी थी। तो आपको समस्या, आपको मेन समस्या क्या है? केस जल्दी नहीं हो रहा है या आपकी वसीयत कौन सी असली होगी ये आप पूछ रही हैं? हाँ वसीयत भी है, रजिस्ट्री भी है मेरे पास, सब है, टैक्स बन रहा है। आपकी जो आपको प्रॉपर्टी मिली वो पुरानी वसीयत में मिली है ना? हाँ वो उनकी पुरानी है, हमारी वसीयत तो 2017 में बनाए सो है। आपकी जो लेटेस्ट वसीयत आपको उसमें मिली है ना प्रॉपर्टी? हाँ जी हाँ। इसके पहले वाली जो थी अब तो उसका कोई मतलब नहीं रहा इसका। हाँ, वो केस तो फिर सिविल में तो आपको जो देखिए, जो आपकी वसीयत है वही सही वसीयत है। जो क्योंकि एक इंसान अपनी जिंदगी के दरमियान 1000 वसीयत बना सकता है। हम आज एक वसीयत बनाए, उसको फाड़ के कल दूसरी बना दें, फिर तीसरी बना दें। हम जब तक जिंदा हैं हम तब तक जितनी चाहे उतनी वसीयत बना सकते हैं। वसीयत वही मानी जाएगी जो मेरे मरने के टाइम पे आखिरी वसीयत होगी मेरी बनाई हुई। ठीक है, तो आपकी अगर आखिरी वसीयत थी तो वो वही आपकी मानी जाएगी। अब दूसरी बात, आपका केस क्यों नहीं खत्म हो रहा है, केस क्यों चलता चला जा रहा है, वो आपको अपने वकील साहब से बात करनी पड़ेगी। और नहीं है, अगर लोअर कोर्ट में वो चल रहा है, उसमें क्या स्टेज है क्या नहीं, वो आपको वहां पे देखना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको इस तरह से एडवाइस नहीं दे सकते हैं, पर आपको इतना कह सकते हैं कि आप आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपनी एक पिटीशन डाल सकते हैं कि आपकी समस्या बताते हुए कि ये हमारी अर्जेंसी है इस केस की, तो इसको टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करा दिया जाए। तो 6 महीना में, 1 साल में, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी हाई कोर्ट को ठीक लगेगा, आपके फैक्ट को देखते हुए आप अपनी ओल्ड एज की सिचुएशन और जो सिचुएशन है, तबीयत खराब है, ये सब सिचुएशन आप बताइए। तो जो हाई कोर्ट को ठीक लगेगा, 6 महीना, 1 साल, जितना भी उसको लगे, वो आपको टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करने के लिए ऑर्डर कर दे। ठीक है, तो इस पे आप बेहतर आपको राय जो है आपके वकील साहब दे पाएंगे। हमने आपको बस ऊपर का बता दिया रेमेडी। बिल्कुल सही कहा आपने। वकील साहब ने कहा कि जो लास्ट वाली वसीयत है वही मान्य मानी जाएगी, वही काबिल कबूल होगी कोर्ट में। और अगर इससे पहले कितने भी जो है वसीयत की गई, उससे कोई भी जो है उसकी अहमियत नहीं रहेगी। सो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है तो एक बार वकील साहब से बात करिए। वकील साहब जो आपके वकील हैं वो आपको राय मशवरा जो भी देंगे उस पर अमल करिए। और अगर वहाँ भी नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी समस्या बता करके इस केस को हल करा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चंद शब्दों में आपको बता दिया। नाज़रीन, इसी तरीके से आपकी कोई भी मसले हैं, कोई भी परेशानी है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका नंबर फ्लैश हो रहा है, वकील साहब से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या, अपनी परेशानी बता सकते हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। Sixteen channels, 15 languages. एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम वकील साहब में। आज हमारे दरमियान सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जनाब शाश्वत जी हैं, जो बहुत ही बखूबसूरत अंदाज में जो है आपके मसाइल का हल बता रहे हैं, आपको रास्ते बता रहे हैं, आपकी कानूनी उलझनों को दूर कर रहे हैं।
अगर आपके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आपके भी कोई मसाइल हैं, किसी तरह की परेशानी है, तो आप वकील साहब से अभी इसी वक्त जान सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जनाब, ये इन्होंने जो मीरास की बात की, और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो मैंने देखा, मतलब माशरे के अंदर, सोसाइटी में, कि पढ़े हुए नहीं थे, झूठ मूठ का गलती से अंगूठा लगा लिया, तो बाद में जो है फिर उनके जब घर वालों ने या उनके बेटों ने बेटियों ने जो है अप्लाई करा, तो पता चला कि बाप से या रिश्ते से जो भी जिनके नाम वो मीरास थी, वो गलती से किसी और ने लिखवा लिया। तो उसके बारे में कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है? अब इसके बारे में देखिए, दो चीजें हैं, एक तो क्रिमिनल का मामला है, एक सिविल का मामला है। क्रिमिनल का मामला ये हुआ कि जो एक फर्जी कोई दस्तावेज बना ले कोर्ट में यूज करने के लिए या उससे आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, तो उसको बोलते हैं फोर्जरी, नकली डॉक्यूमेंट बना लेना। तो फोर्जरी का पनिशमेंट आईपीसी में दिया हुआ है, तो वो एफआईआर का मामला है। तो आप उसमें जाली जो दस्तावेज बनाने के सेक्शंस हैं, वो आईपीसी आपका लगेगा, वो आपका क्रिमिनल का मामला हुआ कि इन्होंने जाली वसीयत बना के हमारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की या हड़प लिया इस तरह से। तो वो आपको उसमें प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये इस तरह से आप दिखा पाएंगे कि ये जाली है। तो वो तो फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस केस का फैक्ट क्या है। तो एक तो ये हो गया क्रिमिनल का मामला। दूसरा हो गया सिविल का मामला कि अब उस वसीयत से जो आपको नुकसान पहुंच रहा है, उस प्रॉपर्टी जो आपकी जा रही है, वो आपको वापस कैसे मिलेगी? क्योंकि क्रिमिनल के मामले से तो बस इतना होगा कि वो इंसान हो सकता है जेल चला जाए जी, या उसके पीछे पुलिस दौड़ भाग करे तो परेशान हो जाए, तो उससे लेकिन आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस नहीं मिलेगी। आपको प्रॉपर्टी आपकी सिविल के मामले से मिलेगी। तो सिविल में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हमारे कंट्री में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 31 है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। तो उसमें यह है कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से परेशान है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, कोई जैसे वसीयत है, और कोई भी जो डीड है, सेल डीड है, कुछ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप परेशान हैं, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी कोई लीगल सैंक्टिटी है, तो आप उसके कैंसिलेशन के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे केस में जब ये फर्जी वसीयत की बात आती है, तो आप इसके कैंसिलेशन के लिए, फर्जी वसीयत के कैंसिलेशन के लिए आपको कोर्ट जाना पड़े। तो उसमें आप ये प्रेयर करेंगे कि इसको ये वसीयत फर्जी है, आप बताएंगे कि क्यों फर्जी है, कैसे फर्जी है, इसका प्रूफ क्या है, आप वो बताएंगे, और उसके साथ आप प्रेयर करेंगे कि इस फर्जी वसीयत को कैंसिल कर दिया जाए, इसको पूरी तरह रद्द कर दिया जाए। और साथ ही साथ आप ये प्रेयर करेंगे कि अगर प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं है, दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो वो कब्जा आपको दिलाया जाए। तो ये जो है दोनों प्रोविजन है ऐसे केसेस में जहां पे किसी ने कोई जालसाजी के तहत कुछ किसी और की वसीयत अपने नाम करा ली या लिखा लिया, कोई जाली डॉक्यूमेंट ही बना लिया, पूरी तरीके से जाली बना लिया, तो उस केस में एक क्रिमिनल का मामला हो गया और एक सिविल का मामला हो गया। तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल में भी जाना जरूरी होता है कि जेल जाने की भी नौबत आ जाए उस इंसान की, और दूसरा सिविल में भी जाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस मिलेगी। बिल्कुल। वकील साहब, एक कॉलर जो है आपसे जोड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो। हाँ जी वकील साहब, ऐसा है कि मेरी वाइफ काम करती थी एक 80 से वहाँ एक स्कूल में पढ़ाती थी, वो टीचर, ये बहुत पुरानी थी, बीएससी बीएड थी, फुल क्वालिफाइड थी। इनसे कहा गया कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो आपको जो कॉलेज एडेड हो गया, कॉलेज एडेड होने के बाद इन लोगों को तनख्वाह किसी टीचर को नहीं दी गई, और कहा गया अब तो एडेड हो गया, उनको कोई तनख्वाह नहीं दी। और तनख्वाह नहीं देने के बाद ये लोग केस में गई, तो केस में हाई कोर्ट की डबल बेंच बनी, तो हमारी वाइफ गई, तो उसको उन्होंने नोटिस दिया प्रेस को, और वहाँ के जो मैनेजर था उसको नोटिस दिया। तो वहाँ से डबल बेंच से दोबारा बंद नहीं बन पाई, और केस की जब हमने मिलकर ही स्टार्ट किया, तो इन लोगों को शिक्षा भवन वाले वहाँ टहलाते रहे और कोई भी उनका काम नहीं किया। हर ये कि जो वकील साहब जिनके ये लोग जाते थे केस के लिए, उनके एक दो लड़के टहला करते थे। बाद में पता चला जो लड़के उनके यहाँ टहला करते थे उन्हीं का बहसियत करते हुए वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया मेरे मैनेजर, और जो वकील उन्होंने खुद किया था उसकी मेल ही पकड़ते। आज 4 साल हो गया और कोई एक पैसा नहीं मिला, और नतीजा ये है कि हमारी वाइफ की उम्र कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, आपका जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका क्या स्टेटस है? तो वो कहते हैं कि आज लग जाएगा, और जज जो है हमारे माफिक का नहीं है, और अब क्या आएगा। 4 साल 5 साल से टहला रहे, कोई केस नहीं करते, और उन्हीं के जो नहीं, तो ठीक है, तो आप टहला करते थे उन्हीं का अपॉइंटमेंट कर दिया उन्होंने। नहीं देखिए,
अब वकील की बुराई करने का ये जो है प्लेटफॉर्म तो नहीं है। हम बहुत क्लियर था। जी देखिए, बिल्कुल। अब ये वकील की बुराई करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आपके वकील क्या बता रहे हैं वो जाने और आप जाने, आप लोगों के बीच की बात है। जी। तो लेकिन हम इनको इतनी रेमेडी इतनी बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने तमाम बातें कही जिसका कोई मतलब नहीं है लीगल टर्म्स में। जी। उसका कोई लेना देना नहीं होता, कौन टहल रहा है कौन घूम रहा है उससे मतलब नहीं। अगर कोई इनका केस कोर्ट में चल रहा है तो इनको वो कोर्ट के ही तरीके से उसको निपटवाना है। जो भी बातें उनको कहनी है लीगल लैंग्वेज में कोर्ट के सामने ही कहनी है। इनका केस अगर वहां पे लगातार पेंडिंग है तो उसको लिस्ट नहीं हो रहा तो वो लिस्टिंग एप्लीकेशन डलवा सकते हैं, वो लिस्ट करा सकते हैं उसको। अगर उसके बाद भी लिस्ट नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेडाइट कराने की बात कर सकते हैं कि इसको एक टाइम बाउंड मैनर में, जैसे अभी हमने एक कोई पिछले भी कोई कॉलर थे तो उनसे भी हमने कहा कि आप एक टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर अप्रोप्रिएट केस उसे लगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है कि टाइम बाउंड मैनर में इसको डिसाइड कर दीजिए, 1 साल में कर दीजिए, 1.5 साल में कर दीजिए, 6 महीने में कर दीजिए। तो ये इनका इससे इनको काफी रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल। अब ये परेशान तो केस से कम लग रहे हैं, वकील से ज्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए अब इन्हें हम क्या राय दें ये हम नहीं कह सकते। अब ये वकील बदल दें अपना, बहुत ज्यादा परेशान है तो। बिल्कुल। और एक चीज़ और जो आपने बहुत ही अच्छी कही कि देखिए जज्बात से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि आप केस में दौड़ दौड़ के परेशान होंगे और या अपने मसाइल से परेशान होंगे, लेकिन लीगल वे में आप आगे बढ़िए और जो तरीका है, जो आइन हमारा बताता है, कानून हमारा बताता है, कानून के तरीके से चलिए, कैसे आगे बढ़ना है और यकीनन जो है आपके साथ इंसाफ होगा अगर आपके खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो। और अगर गलत हुआ है, सिर्फ आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जज्बात हैं, आप किसी को बुरा भला कहें, तो मेरे ख्याल से इससे कोई फायदा नहीं होगा। शाश्वन जी अगर करेक्ट करें मुझे तो बिल्कुल नुकसान ज्यादा हो सकता है। नुकसान ज्यादा हो सकता है। नहीं तो फिर जो वकील हैं उसे आप चेंज कर लीजिए और कोर्ट तो इंसाफ के लिए जो है बैठा हुआ है। सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे चूंकि हम ऑनलाइन कंटेंट पे ज़्यादा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने सोशल मीडिया से पूछा था मुझे, ऑनलाइन कंटेंट की जांच के लिए हुकूमत की जानिब से कोई सिस्टम है या सोशल मीडिया कंपनियां खुद करती हैं? ये अभी वही जैसे हमने जो बताया कि हमारे कंट्री में इस तरह का कोई स्पेशलाइज लॉ ही नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई स्पेशलाइज एजेंसी है, और ये अभी तक हम डेवलपिंग स्टेजेस में हैं क्योंकि अभी हमारे कंट्री में भी टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं हुआ है। जैसे और आप कंट्रीज में देखें तो रॉ है उनके पास, CIA है, इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो हाईली स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। और तमाम समय पे हम लोग को सुनने में आता है कि ये हैकिंग का अटैक हो गया, या नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने डिसरप्ट कर दिया सर्विसेज, या रशिया ने US में कर दिया। इस तरह से तो ये कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर हैकिंग भी कराते हैं और इस तरह से उनके साइबर आर्मी होती है पूरी। तो ये सब गवर्नमेंट के पास होते हैं। हमारे कंट्री में भी इस तरह के हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकल चीजें हम बता रहे हैं कि अगर जैसे लोग होते हैं जिनके साथ कुछ साइबर क्राइम हुआ, वो थाने पे जाते हैं तो थाने वाले पुलिस वाले मना करते हैं कि उनको कुछ जानकारी नहीं, कैसे वो करें। वो साइबर सेल जो होती है वहां रेफर करते हैं, साइबर सेल भी तैयार नहीं कि हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप थाने से बात करिए। तो इस तरह से आदमी फुटबॉल की तरह इधर से उधर घूमता रहता है। तो हमारे कंट्री में अभी ये बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक हमारा अभी रिसेंटली पोर्टल बना है, शायद 6 महीना 1 साल हुआ होगा, cybercrime.gov करके, उस पर हम रिपोर्ट कर सकते हैं, पर वो भी अभी उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए। तो पूरी बहुत बेहतर तरीके से, जो अब खासकर ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेट हो नहीं सकता, ये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज आम आदमी को के लिए तो कम पड़ते हैं, लेकिन अगर हाई प्रोफाइल मैटर है तो उसमें सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो जाता है। तो ज्यादातर अभी ये देखने को मिलता है। तो लेकिन बस ये है कि टेक्नोलॉजी की जो अवेलेबिलिटी है ये आम जनता तक कैसे पहुंचे और आम केसेस में भी इसको हम कैसे यूज करें, इंप्लीमेंट करें, बस इसका सवाल है। धीरे धीरे हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। इसके लिए अगर कंट्री में जो हमारे IIT और जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं उनको रिक्रूट किया जाए, उनको अगर जॉब्स दिए जाए इस फील्ड में कि वो बैठ के ये सब करें, इस तरह से पुलिस का साथ दें, तो इससे हमारी ये सब प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो सकती हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ कुछ है फैसिलिटीज, पर वो हम देखने को मिलता है कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में तो बहुत अच्छे से पुलिस काम करती है, पर आम केसेस में तो हमें तो खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है बीइंग एन एडवोकेट, और तमाम इस तरह के लोगों को हमने देखा है कि जो साइबर क्राइम के जब केस आते हैं तो उनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए ही, और कोर्ट से ही जाके उनको फिर बाद में हो सकता है कुछ डायरेक्शन मिले कि इनकी रिपोर्ट लिखी जाए। उसमें भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहता है कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता, आधों को तो मालूम ही नहीं, कंप्यूटर भी नहीं चलाना जानते ठीक से। तो ये हमारे यहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम है। तो
ये तो अभी आने वाले फ्यूचर में उम्मीद करेंगे कि ये थोड़ी सुधर जाए ये प्रॉब्लम। तो अदरवाइज अभी हमारे यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी इस तरह की नहीं है हमारे कंट्री। ठीक है सर, लेकिन एक चीज़ ये है कि मान लीजिए कि कोई वायरल कंटेंट है या कोई मैसेज है या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पे किसी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, अभी तक जो है एजेंसियों की उस पर नज़र नहीं पड़ी, पुलिस ने उसको देखा नहीं, मुमकिन है कि उस कंटेंट से किसी दो गिरोह में लड़ाई हो जाए या उस तरह से किसी न किसी तरह का माहौल बिगड़ जाए, तो एक आम आदमी अगर किसी ने उसको देखा और उसे लग रहा है कि ये गलत है, इससे माहौल बिगड़ेगा और ख़राब होगा, तो वो कहाँ रिपोर्ट करे, कैसे बताए, उस चीज़ को कैसे ख़त्म करे? वो तो फिर आईपीसी में ही अप्लाई कर जाएगा, क्योंकि र्यूमर अगर हम ऑनलाइन फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, या हम र्यूमर जो है रियल लाइफ में फैला रहे हैं, हम चौराहे पे हमने खड़े होकर कोई बात कह दी और उसकी वजह से हंगामा हो गया, कुछ हो गया, तो जो सेक्शन वहां पे अप्लाई करेगा वही सेक्शन ऑनलाइन करने पे अप्लाई करेगा। क्योंकि जैसा हमने शुरू में भी कहा कि हमारे यहाँ ऑनलाइन या साइबर स्पेस पे किए गए क्राइम्स के लिए, एक्शंस के लिए कोई स्पेशलाइज्ड लॉ अभी नहीं है। तो हम जो आईपीसी हमारा 1860 से चला आ रहा है, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे दो गिरोह में लड़ाई कराने की बात आई, तो ये है हमारा सेक्शन 153। और कोई र्यूमर फैला दिया किसी ने, र्यूमर की वजह से कुछ वायलेंस हो गया, कुछ रॉयट्स की सिचुएशन पैदा हो गई, तो हमारा सेक्शन 505 है। तो इस तरह से ये सेक्शन जो आईपीसी के ही हैं, और वही सेक्शंस हम इन जगहों पे यूज करते हैं कि या किसी ने किसी को डिफेम कर दिया, डिफेमेशन का सेक्शन है सेक्शन 499 आईपीसी में। तो ये स्पेशलाइज्ड लॉ ना होने की वजह से आईटी ये साइबर स्पेस के लिए जो हमारा आईपीसी हम उसी को यूज करते हैं। तो रिपोर्ट कहाँ करना है, तो रिपोर्ट तो आपको अपने थाने में ही करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके थाने वाले आपकी रिपोर्ट लिखते हैं कि नहीं। अदरवाइज बहुत जगह पे ऐसा होता है, जैसे हमने बताया, कि वो रेफर कर देते हैं कि साइबर सेल में जाइए, आप साइबर सेल में जाके फिर वहां पे आप रेफर उनको करिए। साइबर सेल वाले भी बहुत केसेस में होता है वो नहीं करते, कहते हमारा नहीं है, आप थाने वालों से बात करिए। तो इस तरह से इंसान जो है परेशान होता है, दोनों जगह नहीं लिखी जाती। तो ऐसे केसेस में हम वो भी बता दें कि जैसे आप इस तरह की कोई भी आपको न्यूज देनी है, या ये नहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी सिचुएशन है जहां पे आप एफआईआर लिखाना चाहते हैं और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो उस केस में आप एफआईआर का जो सेक्शन है वो सीआरपीसी में सेक्शन 154(1) है। अगर 154(1) में आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं पुलिस वाले, चाहे साइबर सेल हो चाहे लोकल आपका थाना हो, वो नहीं लिखता अगर आपकी एफआईआर, तो आप 154(3) में लिखा है कि आप एसएसपी को, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, बाई पोस्ट अपनी प्रॉब्लम जो आपने लिखी, और ये लिखते हुए कि मैं इतने तारीख को मैंने थाना गया, वो सारी डिटेल आप देते हुए और आपकी नहीं लिखी हुई रिपोर्ट वो आप एसएसपी को दें, और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो डायरेक्ट कर दें थाने को या अप्रोप्रिएट कंसर्न्ड अथॉरिटी को कि वो आपकी एफआईआर लिखा दें। उससे भी अगर कोई फायदा नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकते हैं सेक्शन 156(3) में, सीआरपीसी के ही। फिर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आप अप्रोच करेंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ेगा कि आप थाने कब गए, उसका क्या प्रूफ है, आपने एसएसपी को जो लेटर लिखा रिक्वेस्ट के लिए उसका क्या प्रूफ है, वो सारे प्रूफ आपको साथ में लगाने पड़ेंगे, और तब आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि पुलिस को डायरेक्शन कर दिया जाए कि वो एफआईआर लिखा दें। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट या तो पुलिस को डायरेक्शन कर देता है कि एफआईआर लिखाने के लिए, या वो खुद ही उसको कंप्लेंट ट्रीट कर लेता है और उसको कंप्लेंट मान के करता है। दूसरा ऑप्शन ये भी है, तो एफआईआर का रास्ता हो गया। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप एफआईआर के पास एफआईआर वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहते, तो बहुत लोग होते हैं, सेक्शन 190 सीआरपीसी दिया हुआ है, जहां पे ये है कि आप मजिस्ट्रेट के पास सीधा जा सकते हैं, सीधा आप मजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, तो वो कंप्लेंट केस उसको कहते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, क्रिमिनल मशीनरी जो है, वो दो तरह से इन्वोक किया जा सकता है। वो एफआईआर के थ्रू भी किया जा सकता है डायरेक्ट पुलिस के पास, और वो कंप्लेंट के थ्रू भी किया जा सकता है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। 190 सेक्शन में अगर हम बीच में एक जरा सा रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास उसे एफआईआर की कॉपी दिखानी पड़ेगी या कुछ शवाहिद तो एसएसपी के पास गया था या उसके पास, ठीक है, एसएसपी के पास तो हो सकता है रिटेल में कुछ मिल जाए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में बसा औकात जो है ऐसे भगा दिया जाता है, तो फिर हाँ, तो उसके डिटेल देने पड़ेंगे कि आप इतनी तारीख को गए, इतने बजे गए, और उसकी डिटेल देने पड़ेंगे। ओके, वो एफआईआर का रास्ता है। अदरवाइज आप एफआईआर के रास्ते पे अगर नहीं जाना चाहते, तो आपको फिर कंप्लेंट का रास्ता आपके पास ओपन है, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी। आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं तो मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि कंप्लेंट केस
इसको ट्रीट करना है तो वो उसको कंप्लेंट केस मान के अपने ही लेवल से वो इंक्वायरी करा के अपने ही लेवल से उसको डील करेगा। अदरवाइज अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एफआईआर इसमें बनती है तो वो पुलिस को करा देगा, पुलिस को उसमें ही डायरेक्ट कर देगा एफआईआर के लिए, या उसको उसी में वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट कराएगा। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, लोग मजिस्ट्रेट के पास भी चले जा सकते हैं 190 में और लोग एफआईआर में भी जा सकते हैं, ये ओपन है ऑप्शन। तो क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी को इन्वोक करने के लिए दो तरीके हैं हमारे। तो जो साइबर क्राइम से पीड़ित हैं या इस तरह की जो जैसे फेक न्यूज और सोशल मीडिया पे जो प्रॉब्लम्स हैं उससे परेशान हैं, उनके पास भी यही सेम ऑप्शन है कि वो एफआईआर वाले तरीके से जा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि पुलिस के पास उनकी सुनवाई नहीं है तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी। बिल्कुल, ये जो है बहुत ही अहम बातें बताई, जिससे देखिए हमें पहले से ही ये चीज़ समझ होनी चाहिए हम सभी को कि कानून या हमारे मुल्क का जो दस्तूर है, जो तरीका है, आइन है, वो हमें कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की तरफ कभी नहीं जाने देगा। जाहिर है कि रास्ते खुले हुए हैं और हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जो साइबर क्राइम है उसकी तरफ हम आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मुस्लिम शायरात का ऑनलाइन मुशायरा। जिस्म तो उसका बाद में पानी में डूबा, पहले दिल की सब उम्मीदें डूबी थी। एक बदन, एक सफर, एक गुमा और मैं, आसमां दूर तक बेनिशां और मैं। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, तू जाना चाहता है तू गले लगा कर जा। मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतजार करूं, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा। कारवाने सुखद नामवर शायर शकील जमाली के साथ देखिए इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम वकील साहब में। यकीन मानिए नाजरीन के आप सभी से ज़्यादा जो है साशवन जी से जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमें भी बात करने में उतना ही मज़ा आ रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। लेकिन हमारी बात से ज़्यादा अहमियत आपकी बात है, तो नंबर घुमाइए, जो भी आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कीजिए। अभी फ़िलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, साशवन जी से बात करेंगे, देखेंगे कौन है। हेलो। हाँ हेलो सर जी, नाम बताइए। जमीर रहमान जी, पूछिए। हमारा ये सेलम इलाका है नामपल्ली में, हाईकोर्ट आर्डर दिया था इसमें 10/10/95 को, ये प्रॉपर्टी वक्ती नहीं है, यहाँ पट्टे इश्यू करो। रेवेन्यू अथॉरिटी अदर पार्टी से मिलके नहीं है सब। बोलिए। हाँ, अभी तक पट्टे नहीं दिए और म्यूटेशन कर दिए अगेंस्ट पार्टी के हक में, और हमको अभी तक महरूम कर दिए पट्टों से। ऐसी सूरत में ये टाइम पे घंटम डाल सकते हैं क्या उनके ऊपर, जबकि 27 साल हो गए आर्डर पास हो गए। ओके साशवन जी। जी, इनकी आवाज हमको कुछ कम सुनाई दे रही है, आप अगर कुछ फैक्ट्स आपको सुनाई। एक बार फिर से आप सवाल पूछिए। जी पूछिए, एक बार फिर से बताइए। हाँ, आप कंटेम्प्ट की कुछ बात कर रहे थे, वो आप बताइए क्या कोर्ट का ऑर्डर हुआ और क्या हुआ आपके साथ, शॉर्ट में बताइए। ये हुआ, ये प्रॉपर्टी वक्ती नहीं है, यहाँ पट्टे इशू करो बोल के कलेक्टर हैदराबाद, आरडीओ हैदराबाद, यमर हैदराबाद को ऑर्डर पास हुआ। वो अब तक उस पर अमल नहीं करे वो लोग, उल्टा म्यूटेशन कर दिया, लैंड दरगाह की है बोल के। आपको डिस्पोजेस कर दिया, बेदखल कर दिया जमीन से। हमारे को नोवेयर कर दे रहे हैं। तो ये तो कंटेम्प्ट का मामला है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाइए। आपने अपने वकील साहब से बात नहीं किया? आपको कब डिस्पोजेस किया इसमें से? कितने दिन हो गए? कंटेम्प्ट डाल सकते हैं क्या, पूछ रहा था। आपको कितने दिन पहले डिस्पोजेस किया उन्होंने? बेदखल कितने दिन पहले किया? तो 27 साल हो गए सब, ऑर्डर पास हो गए।
ऑर्डर की बात मत बताइए, आपको बेदखल कितने दिन पहले उन्होंने किया है? जब ऑर्डर हुए जब से हमारे को नोवेर कर रहे हैं वो लोग। 20 साल पहले ऑर्डर पास हुआ तो अब तक आप क्या कर रहे थे? हम बार बार फिरे कलेक्टर कने, आरडीओ कने, एमआरओ कने, हाउ कर रहे हैं बोले। 20 साल से 27 साल 27 साल से आप ये कर रहे हैं, मतलब अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपको तो कोई रिलीफ इसी बात पे नहीं मिलना चाहिए, आप 27 साल से सो क्यों रहे हैं? आप इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाइए। इसमें आप अपने वकील साहब से पहले आपने सलाह मशविरा करिए अपने वकील साहब से, और आप इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा। जी अच्छा, शुक्रिया। बिल्कुल सचिन जी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में जो है आपने बखूबी जवाब दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने फोटोज़ या कुछ भी ऐसा गलत शेयर किया, चाहे वो जाने अनजाने में हो या दोनों की रज़ा से हो, दोनों की मर्ज़ी से हो, अब गलती हो गई, बाद में दूसरी तरफ वाला बंदा या बंदी उसे जो है कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसके बदले में उसे धमकी दे रहा है, कुछ भी, और अब क्या वो कोर्ट में अगर जाता है या पुलिस के पास जाता है या साइबर क्राइम की तरफ रुख करता है, तो क्या उसकी प्राइवेसी को जो है बरकरार रखी जाएगी, या उसे डर भी है कि कहीं प्राइवेसी आउट ना हो जाए? इसमें तो देखिए, हमारे कंट्री में तो ये प्रोविजन है कि प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, और एक लेवल पे जब इस तरह की चीजें ऑलरेडी हो गई हैं तो कहीं ना कहीं तो आपकी प्राइवेसी आपको लूज करनी ही पड़ेगी ना। तो क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज हैं, ये सब जो एक्शन लेंगे तो उसमें तो होगा, पर राइट टू प्राइवेसी का भी इसमें ख्याल होता है, और लोग इसके लिए कोर्ट भी जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें अब इस तरह के हैं, फोटोज हैं, ये सब हैं, तो अगर आप इसमें आईपीसी के भी प्रोविजंस हैं, उसमें आईपीसी में इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज इसमें काफी एक्शन ले सकते हैं, और नहीं लेते तो उसमें कोर्ट के पास ऑप्शन होता है जाने का लोगों के पास, तो कोर्ट डायरेक्शन कर देता है कि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है, ये राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल होना भी चाहिए, फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। सचिन जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पूछा। दोबारा हमसे और आपसे मुलाकात होगी, और कोई ना कोई वकील जो आपकी रहनुमाई फरमाएंगे, आपकी परेशानी के मसाइल के हल के बारे में जो आपसे बात करेंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिलहाल के लिए आदाब। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.